हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी तो मॉर्निंग है, आपका पता नहीं क्या होगा। आज 11th क्लास का लॉज ऑफ मोशन का नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर्स दिए थे उसमें हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक बता दिया था, उसमें हमने कनेक्टेड मोशन भी बताया था। तो आज जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बचा है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आपने 9th में कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, 8th में 9th में। उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इन पे छोटे छोटे प्रॉब्लम बनते हैं, वो कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सुशील सर, ये फिजिक्स वाला, और कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार। नोट करना, मैं हर वीडियो लेक्चर में बताता हूँ, आपको सिर्फ सुनना नहीं होता है, आपको हर चीज़ नोट भी करनी होती है, तभी कुछ आपका कल्याण हो सकता है। तो चलिए, लॉज ऑफ मोशन का नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ लेते हैं। आपने सबने पढ़ा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है। According to this law, for every action there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. बहुत ही बेसिक सा लॉ है, हम डेली लाइफ में इसको रियलाइज करते हैं। अगर हम चलते हैं तब भी हमारा जो पैर है ना, अर्थ पे क्या देता है? एक्शन। अर्थ हमें क्या देती है? रिएक्शन। समझ गए ना? और जब हमें रिएक्शन नहीं मिलता कई बार तो हम नहीं चल पाते। जैसे आईसी ग्राउंड पे चलना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम अर्थ पे एक्शन तो देते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अर्थ या जो आईसी ग्राउंड होता है वो हमें रिएक्शन नहीं दे पाता, हम नहीं चलते हैं। बुलेट को हम फायर करते हैं गन से, बुलेट आगे जाता है, गन पीछे आता है। नाव का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, पानी को हम पीछे खींचते हैं, नाव आगे जाती है। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लो दो बॉडी हैं, 1 और 2, तो F12 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बाय वर्च्यू ऑफ 2। दूसरी बॉडी द्वारा से फर्स्ट बॉडी पे लगने वाला फोर्स इतना होगा, उतना ही फोर्स F21 होगा। 21 का मतलब दूसरी बॉडी पे पहली बॉडी, और दोनों इक्वल होंगे, बट माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ध्यान रखने वाली बात है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस लॉ में बहुत ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, आप सब ने पढ़ रखा है, समझ गए ना? 9th क्लास में पढ़ा था, वही यहाँ पर है। एग्जाम्पल जो आपने वहां पढ़े थे, एक्शन रिएक्शन, रॉकेट प्रोपल्सन आपने पढ़ा था, गैस जेट, बर्न्ड गैस जेट्स आर बर्न्ड गैसेस आर एग्जॉस्ट आउट या एक्सपेल्ड आउट विद सर्टेन स्पीड एंड स्ट्राइक्स द अर्थ। तो वो गैस जेट अर्थ पे क्या लगाती है? एक्शन। तो अर्थ क्या देती है? रॉकेट को रिएक्शन देती है, रॉकेट ऊपर जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने बताया चलने वाला बताया, रॉकेट का बताया, गन का बताया, बोट का बताया, यही सारे आपने 9th में पढ़े थे। तो यहाँ पर ऐसा बताने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो मेन जो टॉपिक आज का हमें पढ़ना है वो है इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो वो भी क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना है, हर छोटी चीज़ को भी ध्यान से समझना होता है, क्यों? गलती तो छोटी चीज़ में ही होती ना। बड़ी चीज़ तो आपको पता है ये बड़ी है, उसको आप तमीज़ से करते हैं, लेकिन छोटी चीज़ में गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है, हमने लिख दिया, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा बताने का कुछ नहीं है। अब हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? चलिए, ठीक है ना? इम्पल्स, इसको किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, आई से कर लो। फिलहाल आई से कर रहा हूं मैं इम्पल्स। वैसे आई हम आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में तो बड़ा
फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारे पास लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में 26, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्पल्स, देखिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट होता है, जैसे आप कील पे हथौड़ा मार रहे हैं, बॉलर ने बॉल की, आपने बैट से कट मार दिया, तो बैट और बॉल का संपर्क बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए हुआ। तो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए लगता है, देन एट दैट सिचुएशन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज इम्पल्स या इज द मेजर ऑफ इम्पल्स। देन इम्पल्स का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया? देन force is acting on the body for very short interval of time. When force acts on body for very short interval of time, then product of force and time interval, product of force and time interval is the measure of impulse, is the MEAS unit, measure of impulse। मतलब कितना फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है बॉडी पे, तो फोर्स और टाइम इंटरवल का हम प्रोडक्ट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? इम्पल्स मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात ये, फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट हमें क्या देता है? इम्पल्स। तो दैट इज इम्पल्स I इक्वल टू F डेल्टा टी। ऑब्वियसली न्यूटन सेकेंड यूनिट आ जाएगी, न्यूटन इनटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट होगी। तो मैंने क्या बताया, वापस सुन लीजिए। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज इम्पल्स। मैंने एग्जांपल बताया था, कील पे आप हथौड़ा मार रहे हैं तो हथौड़े का जो संपर्क कील के साथ होता है बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, कटक। बॉलर ने बॉल फेंका आपकी तरफ, बैट्समैन ने बॉल को हिट कर दिया, तो बैट और बॉल का जो संपर्क हुआ वो बहुत ही कम टाइम के लिए हुआ। अब बेसिकली गौर से देखें तो होता क्या है, जैसे बॉलर ने बॉल मारी, आपने बैट से उसका वेलोसिटी या मोमेंटम चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज होगी ना, मास तो बॉडी का चेंज होगा नहीं। आप कील पे हथौड़ा मार रहे हो तो कील का मास नहीं चेंज हो रहा है, कील किधर जा रही है उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो बेसिकली जब हम किसी बॉडी पर इम्पल्स एक्ट करते हैं तो इसका मतलब उस इम्पल्स के कारण बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? बॉल आ रही थी, आपने कट मार दिया, इधर चली गई, तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। मतलब बेसिकली इम्पल्स जो है ना वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वो यही है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम। थ्योरम का नाम भी है, मैं लिख देता हूं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अब ये बहुत ही छोटी मोटी थ्योरम्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती एग्जाम में। इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मतलब I इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल या P2 माइनस P फाइनल माइनस P इनिशियल या P2 माइनस P1। इम्पल्स इज इक्वल टू, या इम्पल्स का मतलब होता है F डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हैं हम? F
डेल्टा टी, मतलब एफ डेल्टा टी किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी, मतलब मैंने कहा ना बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूलों पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आपसे बाद में होते नहीं हैं। तो चलिए नोट कीजिए, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। नोट डाउन। हटा देता हूं। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि जो इम्पल्स होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम देखो, आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, समझ गए ना। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जरा कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो आपको मिलेगा F dt इज इक्वल टू dp। F dt इज इक्वल टू क्या हो रहा है, dp या डेल्टा p। तो चलिए अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या बताया था इंटीग्रल में, एफ डी टी लिमिट किसकी लगेगी, टी की, तो T1 से T2 इंटीग्रल डी पी मोमेंटम है P1 से P2, P1 से P2 लिख सकते हो, PI से PF लिख सकते हो, इनिशियल से फाइनल कुछ भी लिख सकते हो। अब F तो कांस्टेंट, इंटीग्रल dt क्या आ जाएगा, T, ये बन जाएगा F T T1 से T2 इक्वल टू P लिमिट P1 से, ये आ गया F T2 माइनस T1 इक्वल टू P2 माइनस P1, आ गया ना वही F डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा P। ये क्या है, इम्पल्स, और ये किसके बराबर आया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नोट कीजिए इसको। चलिए हटा देता हूं। अब देखिए फिजिक्स में हमने बहुत ही एक कॉमन चीज बताई थी कि फिजिक्स में जब हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिजिक्स में जब हम ग्राफ बनाते हैं या ग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ दो चीज़ आती है, तो ग्राफ का स्लोप और एक एरिया अंडर द ग्राफ। स्लोप हमें क्या देता है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा, उनका रेशियो निकाल लो, रेशियो से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो हमें स्लोप दे देता है। एरिया से क्या मिलता है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर लें तो प्रोडक्ट से जो चीज आएगी वो हमें क्या मिलती है, एरिया से मिलती है। तो देखिए इम्पल्स ऑफ द वेरिएबल फोर्स, अगर वेरिएबल फोर्स है मतलब एफ और टी में कोई ग्राफ बना लो, इस तरह से कुछ भी बना लो, वेरिएबल फोर्स है, टी बराबर T1 पे कुछ फोर्स है, T2 पे कुछ फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। अब हमने क्या बताया था, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने इम्पल्स निकालना है इस टाइम से टाइम T1 टाइम से T2 टाइम के लिए इम्पल्स निकालना, हमने क्या बताया था, एरिया निकाल लो इतना। हमने फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट कई बार बता चुके हैं कि अगर F और T में ग्राफ है तो F T ग्राफ का जो एरिया हमें क्या देगा, इम्पल्स। अगर हमें T1 से T2 टाइम के बीच इम्पल्स निकालना है तो इतना एरिया निकाल लो, मिल जाएगा। मतलब एरिया अंडर FT ग्राफ,
एफ टी ग्राफ मतलब फोर्स और टाइम इंटरवल के बीच ग्राफ गिव्स अस इम्पल्स। तो एक चीज ये ध्यान रखनी, और एक खास बात और बताई गई थी, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। ऐसे भी तो निकाल सकते हो, ये भी तो बताया था। अगर एफ और टी में ग्राफ दिया गया है, डी टी टाइम इंटरवल के लेंगे तो एफ डी टी आ जाएगा, तो टोटल लेंगे तो टी वन से टी टू इंटीग्रल कर देंगे ना, लिमिट लगा के टी वन से टी टू। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर वेरिएबल फोर्स है, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंपल्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में करना है। एक दो तरीका ये हो गया। अगर फोर्स और टाइम के बीच में या फोर्स और टाइम इंटरवल के बीच में ग्राफ दिया गया है तो एरिया से इंपल्स निकालेंगे। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम दोनों का एक एक एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए, कोई भी एग्जांपल ले लो, हटा दें इसको, ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख लिया। मैंने कहा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सीखनी है, क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स एकदम नया सब्जेक्ट होता है। समझ गए ना, बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, तो इसको बड़े प्यार से समझना है। तो मैं क्या कह रहा था कि ग्राफ से भी आप इंपल्स निकाल सकते हो, और एरिया से, सॉरी, ग्राफ अगर दिया गया तो एरिया से इंपल्स निकालेंगे, और वेरिएबल फोर्स अगर दिया गया टाइम के रिस्पेक्ट में तो आप इंटीग्रल करके इंपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आ जाएंगी। तो देखिए, अ वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, अ वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ, कुछ मास दिया गया है बॉडी का 2 kg, mass 2 kg, initially at rest, initially at rest, ध्यान सुनना, initially at rest, as shown in the figure। एक फिगर दिया गया है, इस तरह से फिगर दिया गया है, 10 न्यूटन और 2 सेकेंड। ये टाइम है, ये 2 सेकेंड है, और यहाँ पर 10 न्यूटन है। ये फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया, वेरिएबल फोर्स है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट इंपल्स ऑफ द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। और जो खास बात पूछी गई है, एंड स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर। एक कंप्लीट क्वेश्चन है इंपल्स का, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए एकदम नया क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए क्या दिया गया है, फोर्स और टाइम इंटरवल में ग्राफ दिया गया है। तो हमने पता है इसका इंपल्स निकालना 2 सेकेंड के लिए, तो हम ये एरिया निकाल देंगे, अभी तो बताया था मैंने। तो इंपल्स तो बड़ी आसानी से आ गया। देखिए, इंपल्स इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, अभी बताया था। पहले 2 सेकेंड के लिए इंपल्स निकालना, तो यहाँ से 2 सेकेंड तक का ही ग्राफ ही, आगे ग्राफ भी नहीं है। अगर आगे ग्राफ होता तो हमें 2 सेकेंड तक का जो ग्राफ है वहीं तक का एरिया निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन दिया था फर्स्ट 2 सेकेंड। तो एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल है ना, ये एरिया नहीं निकालना था, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया 2, हाइट कितनी है 10, तो इंपल्स हो गया 10, इंपल्स 10 न्यूटन सेकेंड। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, बॉडी का मास दिया गया है इनिशियली रेस्ट में, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है बॉडी की, और 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछी गई है। बॉडी का मास दिया गया है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 0,
2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, क्यों आपने इम्पल्स दिया ना तो मोमेंटम में चेंज हुआ, वेलोसिटी रेस्ट में थी और आपने इम्पल्स का मतलब एक सर्टेन फोर्स लगाया बहुत कम टाइम के लिए, तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, बाद में वेलोसिटी कितनी है निकालनी है, मास दिया गया तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी, अभी बताया ना P2 माइनस P1, अभी बताया मैंने इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो I बराबर P2 का मतलब बाद वाला मोमेंटम मतलब m इंटू वी माइनस P1 का मतलब पहले वाला मोमेंटम m इंटू यू। अब u तो 0 दिया गया तो बॉडी तो इनिशियली रेस्ट में थी, तो इम्पल्स कितना है 10, मास कितना है 2 और वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो v बराबर ये 0 हो गया टर्म पूरा, तो v बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। नोट कर लीजिए। इसमें 2 बहुत ही कहना चाहिए फेमस एग्जाम्पल हैं। एक तो ऊपर से बॉल गिराते हैं, कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड, बॉल ऊपर से गिरती है फिर नीचे से ऊपर भी तो जाती है ना, क्योंकि पूरी तो वेलोसिटी लॉस करती नहीं, 100% एनर्जी लॉस नहीं होती है। और एक होता है जो मैंने बताया कि किसी एंगल से बॉल आ गई, बैट्समैन ने उस बॉल को किसी दूसरे एंगल पर भेज दिया। तो ये 2 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, उनको दोनों को मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हटा दें इसको। चलिए अभी मैंने क्या बताया, 2 बहुत ही फेमस एग्जांपल है। एक तो कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड, कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड। अक्सर कर बच्चा इसमें गलती करता है, कुछ नहीं, जैसे हमने मान ली ये बॉल है, इसका मास m है, ये आई ये ग्राउंड है, h हाइट से गिराएगी। कॉमन सेंस की बात है, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी 0, टकराते समय वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है, टकराते समय वेलोसिटी निकालना है। तो यहां से यहां तक हाइट ये है, तो v1 बराबर अंडर रूट, अब ये तो पता चल ही गया होगा ना, v1 बराबर अंडर रूट 2g, कहां से आएगा h हाइट से गिर रही बॉल, तो यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल रही यार। फार्मूला क्या होता है v² बराबर u² प्लस 2gh, u 0 है 2gh, ये लो v² v बराबर अंडर रूट है। अब टकराने के बाद बॉल किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी टकराने के बाद। अब बॉल ऊपर की ओर जा रही v2 वेलोसिटी से, तो v2 कितनी आएगी, v2 आएगी अंडर रूट 2g/2, मतलब जरूरी थोड़ी उतनी हाइट तक जाए, मान लो टकराने के बाद यहां तक गई, s2 हाइट तक गई। जब बॉल आपकी यहां आएगी टकराएगी तो टक्कर के समय वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब टक्कर में कुछ वेलोसिटी लॉस हो जाएगी, तो जिस वेलोसिटी से टकराई है उसी वेलोसिटी से ऊपर नहीं जाएगी, अगर उसी वेलोसिटी से ऊपर जाती तब तो सेम हाइट तक ही जाएगी ना। तो जैसे आप कॉमन सेंस की बात, घर में बॉल लेना इतनी हाइट से छोड़ना, टकराने के बाद यहीं तक आएगी क्या, नहीं आएगी ना, इसका मतलब टक्कर के बाद वेलोसिटी उसकी कुछ चेंज हो गई, कम हो गई, क्यों टक्कर में कुछ वेलोसिटी लॉस हो गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। तो टकराने के बाद v2 वेलोसिटी से ऊपर गई, v1 से नहीं, v2 से गई, कितनी हाइट तक गई s2, तो v2 बराबर कितना आएगा अंडर रूट, ये h1 मान लो हाइट ये और ये s2, तो v2 बराबर अंडर रूट 2g। ये v1 और v2 आप दोनों बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक बॉल इतनी हाइट से गिराई गई, टकराने के बाद वो इतनी हाइट तक गई, तो v1 और v2 दोनों निकल आएंगी। अब इम्पल्स पूछा गया, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा p, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब यहीं पर गलती होती है, फाइनल मोमेंटम mv2 माइनस इनिशियल मोमेंटम, बच्चा लिख देता है यहाँ mv1, हो गया गलत। मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए थोड़ी किया गया कि बहुत कठिन है,
यहाँ गलती की चांस है, यहाँ पर आपने mv1 लिख दिया। 90% बच्चा लिखता है, उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब पूछो तो गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया, आपने अपवर्ड मोशन, ये है, वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव लिया, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है ये वाली v1 की डायरेक्शन इधर है ना, तो v1 कैसे ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। तो v1 जो होगा वो माइनस का v1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m कॉमन आ जाएगा, v2 प्लस v1 आएगा, और यहीं पर गलती होती है, यहीं पर गलती होती है। बच्चा लिख देता है mv2 माइनस mv1। तो अब ये गलती मत करना, ये बता दिया। अब मैंने कहा था इसमें एक और पैटेंट क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया था, मैं 11th तो आपको बता ही रहा हूँ कि इम्पल्स आता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आती है, लेकिन जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बनती है वो साथ ही साथ बता रहा हूँ। एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, आप हर चीज़ को नोट करते जाएं, कहाँ गलती हो रही है मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, सब छोटे टॉपिक, इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने सब 10th में पढ़ रखे, 9th में सॉरी सब पढ़ रखे, वही टॉपिक वापस पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अगला जो है बैट बॉल वाला एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस है, वहां पर भी बच्चा गलती करता है। तो चलिए उसको भी बता देता हूं। बॉलर ने बॉल फेंकी, तो बॉल ऐसा तो नहीं बॉल सीधी आती है, बॉल तो किसी एंगल पे ही आती है ना, और फिर बैट्समैन उसको रिफ्लेक्ट करता है, सेम एंगल पे कर सकता है। जनरली आपके जो क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से उसने दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दी, समझ गए ना। और कई बार ऐसा भी आता है जिस वेलोसिटी से आई उसी वेलोसिटी चेंज कर दी। ये इसलिए दिया जाता है ताकि एग्जाम में जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, और इसके देने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो दूसरा जो मैं बता रहा था बैट और बॉल वाला, ये जैसे बॉल है, m मास की बॉल है, इसकी वेलोसिटी v है, ये किसी ये थीटा एंगल से मान लो टकराई, और उसने उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर दिया बॉल को, सेम बॉल है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान ही रखना एग्जाम में एंगल वर्टिकल के साथ दिया गया या हॉरिजॉन्टल के साथ दिया गया, क्योंकि वर्टिकल के साथ दिया गया है तो कंपोनेंट कुछ और मिलते हैं, आपको पता है एंगल के साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है। तो इस क्वेश्चन में भी अक्सर गलती हो जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूं इसको तरीके से। चलिए अब देखिए, यहीं पर समझ लें या अलग, जैसे ये m मास है, v वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम mv इस डायरेक्शन हुआ, mv मोमेंटम इस डायरेक्शन हुआ। अब इसके कंपोनेंट जरा लीजिए, देखिए यहां अलग कर लेता हूं, थोड़ा सा अलग बना लेता हूं। हम ये बता रहे हैं दिस इज द mv, mv मोमेंटम हुआ इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है। अब ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हुआ, थीटा हुआ, तो यहां पर क्या आएगा mv cos थीटा, और यहां पर क्या आएगा mp। ध्यान से समझिए, mv मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, एंगल के साथ cos कंपोनेंट, ये mv है तो यहाँ mv cos थीटा या mv sin थीटा। अब इधर आ जाओ, वही बॉल, ये mv इधर गया, ये एंगल थीटा है, इसके भी दो कंपोनेंट आपको लेने, जैसे वहां लिए थे, लेके बताइए दो कंपोनेंट, बताओ बताओ, इधर क्या आएगा mv cos थीटा, ये एंगल थीटा दिया ना, सेम ही एंगल है ना, ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा। यहाँ क्या आएगा mv sin थीटा। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम, देखो चेंज इन मोमेंटम along y डायरेक्शन, ठीक है ना। अब ये y डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, अगर फिगर हम ऐसे बनाते हैं इसी फिगर को, तो ये x डायरेक्शन कहलाता है आपका, समझ गए ना। चेंज इन मोमेंटम निकालने जा रहे हैं,
मेरी बात ध्यान से समझना, ये फिगर अगर ऐसे होता तो जिसको हम y कह रहे हैं वो x हो जाता, x वाला y हो जाता। ऐसे जनरली ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ये चीज mv समझ गए ना। तो देखो मोमेंटम में चेंज, फाइनल मोमेंटम mv cos थीटा, mv cos थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम mv cos थीटा, लेकिन माइनस में, जो अभी थोड़ी देर पहले चीज बताई थी, ये मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी ना। तो ये mv cos थीटा और ये माइनस का mv cos थीटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर आएगा 2mv cos थीटा डेल्टा पी वाई। मैंने कहा ना डेल्टा पी वाई, इसलिए इसको हमने y डायरेक्शन लिया है। एग्जाम में फिगर बदल भी सकता है, इसको हम x डायरेक्शन ले लें। अगर फिगर ऐसे होता तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आएगा इस डायरेक्शन में आएगा 2mv cos थीटा। तो 2mv cos थीटा किधर आएगा? इस डायरेक्शन, ये वाला और ये वाला। अब इधर ले लो डेल्टा पी एक्स, x डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम mv sin थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये वाला इनिशियल, ये भी उसी डायरेक्शन में, तो माइनस का नहीं लिया जाएगा, प्लस का ही लिया जाएगा, माइनस mv sin थीटा। कितना हो गया? 0। तो एक डायरेक्शन वाला मोमेंटम हमेशा 0 आएगा, दूसरी डायरेक्शन वाला मोमेंटम ऐड होगा। तो ये था बैट और बॉल वाला कॉन्सेप्ट। तो ये इंपल्स मोमेंटम के कुछ पेटेंट एग्जाम्पल थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इनको नोट कर लो आप अच्छे से। हो। चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले बता दें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं और आप बताना है इंपल्स कितना होगा, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द फोर्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर। फोर्स और टाइम में ग्राफ है, कोई गलती मत करना। 1, 10, 100 न्यूटन। इंपल्स निकालिए, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। इंपल्स निकालिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। 100 न्यूटन और यहाँ पर भी 1 और 10। देखो अभी मैंने क्या बताया था, अगर ग्राफ दिया गया है तो एरिया से इंपल्स निकलेगा, और अगर f की वैल्यू t के टर्म में दी गई है तो हम इंटीग्रल करके भी निकाल सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन उसका भी देंगे हम, इंटीग्रल वाला भी आपको देख लेता हूँ ढूंढ के। चलिए इसका आंसर देखिए, इंपल्स इज इक्वल टू एरिया। एरिया क्या होगा? हाफ बेस। बेस यहाँ बच्चा गलती कर देता, वो 10 लिख देता, 10 माइनस 1। भाई यहाँ से यहाँ तक कहीं तो बेस है, यहाँ 10 लिखा या 1 लिखा, तो बेस कितना हुआ? 9 इंटू हाइट कितनी है? 100, 450 न्यूटन सेकेंड, 50। यहाँ जाओ, इंपल्स इज इक्वल टू एरिया 100 इंटू 900 न्यूटन सेकंड। मेरा मतलब है इंपल्स में कुछ नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। अब मैंने कहा ना, दूसरा जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी बहुत छोटा टॉपिक, आपने ये भी पढ़ रखा है 11th में। तो चलिए हटा देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। सिस्टम हो सकता है, बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, then total momentum of the system
रिमेन्स कांस्टेंट। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप सब लोग पढ़ चुके हो। क्या बताया मैंने? इफ चौक बहुत परेशान कर रही है। देख लीजिए कितनी मेहनत से आपको पढ़ाना पड़ता है, बोर्ड साफ करना पड़ता है ताकि आपको एक्चुअल टीचिंग लगे। इसके पीछे और कोई वजह नहीं। हम चाहते थे ये रफ करने वाला जो टाइम है काट सकते थे वीडियो में, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि टीचर कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, ताकि आप भी पढ़े मन लगा करके। चलिए, अगर ये रफ करने वाला पार्ट काट देते तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता है ये पता नहीं कहाँ से छप गया एकदम आकर के। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम से मतलब है लीनियर मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कह दो या नेट फोर्स कह दो, एक ही बात है। इंटरनल फोर्स तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, external force acting on the system is zero, then total momentum of the system, total momentum of the system remains constant। अगर किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब बिफोर सिचुएशन, आफ्टर सिचुएशन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो, जैसे कोलिजन ऑफ टू बॉल है, दो बॉल आई कोलाइड की है, इसका मतलब मैं बता दूं कहां से आया ये ऐसा लॉ बना कैसे, इसके पीछे कहानी देखो। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हर चीज भाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही है। इसलिए तो कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंटेन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ। दोनों लॉ इसके अंदर हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ही बार बार लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ये होता है। अब अगर हम कहते हैं इफ एफ इज इक्वल टू 0, कि बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज हम ये कह रहे हैं कि dp अपॉन dt इक्वल टू 0। अब dp अपॉन dt इक्वल टू 0 का मतलब ही यही हुआ, डिफरेंशियल ऑफ p अगर 0 इसका मतलब p कांस्टेंट। इट मींस p इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो p इनिशियल होगा वही p फाइनल होगा। p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, या P1 इज इक्वल टू P2। तो ध्यान रखना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं अगर किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके ही बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी थर्ड लॉ का एग्जाम्पल बताया था, वैसे ही बुलेट और गन वाला फिर एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, तो मैंने क्या बताया था? बुलेट का मोमेंटम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा वही गन का मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। ऐसा क्यों आता? देखो बताते हैं, यहीं से आ जाएगा। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन जब निकालते हैं, हटाएं इसको, इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। रॉकेट प्रोपल्सन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं होता है। कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब वही है। देखो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। देखिए गन और बुलेट एक सिस्टम है ना, जैसे गन है उसके अंदर बुलेट है, तो इनिशियली क्या है? गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है। बुलेट गन सिस्टम है, इनिशियल की बात कर रहा हूं। जब आपने बुलेट फायर नहीं किया तो बुलेट भी रेस्ट में है और इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 0। ना तो बुलेट के पास मोशन है ना गन के पास मोशन। अब जैसे ही आपने फायर किया तो बुलेट का भी मोमेंटम है और गन का भी मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ बुलेट, डायरेक्ट लिखो ना, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस
मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन। ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम इनिशियली तो रेस्ट में थी बुलेट और गन सिस्टम। तो अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन की निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट की निकालनी है। जिसकी निकालनी निकाल लो, इसको इधर ले आओ। तो mg vg इक्वल टू माइनस mb bb। तो vg मतलब वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू माइनस mb bb अपॉन mg। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है गन की वो बुलेट के अपोजिट होगी। बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो गन पीछे आती, मतलब इसीलिए कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, धक्का देती पीछे की ओर। तो बड़ा सिंपल है, या इसको सिंपल से शब्दों में ऐसे समझ सकते हो, बुलेट का मोमेंटम इज इक्वल टू गन का मोमेंटम। दोनों मोमेंटम बराबर कर दो इधर उधर। माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए है कि पीछे की ओर आती है गन, बुलेट आगे जाती है, गन पीछे, इसलिए माइनस साइन आ रहा है, और कुछ नहीं है। कोलिजन का केस हो सकता है, जैसे मान लो कोलिजन की बात अगर कर लेते हैं कि m1 मास की बॉडी है, u1 वेलोसिटी से जा रही है, m2 मास की बॉडी है, u2 वेलोसिटी से जा रही है, इसने इसको टक्कर मार दी। आफ्टर कोलिजन m1 वाली की वेलोसिटी v1 है और m2 वाली की वेलोसिटी v2 है। जगह नहीं हमने इसलिए बना दिया, नहीं तुमको ऊपर नीचे बॉडी कैसे आ गई, ऐसा नहीं है, आप आमने सामने बना सकते हो। तो ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन है। तो मैंने क्या बताया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जो टक्कर से पहले मोमेंटम होगा वही टक्कर के बाद, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही सरल है, बस ध्यान रखना मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। कई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लोजन वाला कि एक बड़ा बम है, 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में फटा है, 2 इधर गए तो तीसरा किधर गया, समझ गए ना। तो जो इधर गए हैं 2 उनका मोमेंटम निकालो, तीसरे के बराबर कर दो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये तो कहता ना, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम निकाल लो आप। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको यही ध्यान रखना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेता हूं, हटाऊं इसको। देखो, अ बम of mass 5 kg explodes in 3 segment, 3 टुकड़ों में फटता है, ठीक है ना। 2 blocks of same mass 2 kg each moves perpendicularly with velocity 5 meter per second. Then find velocity of third block. एक बम था, वो 3 टुकड़ों में फटता है, टुकड़ों को हमने ब्लॉक कह दिया, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। 2 जो ब्लॉक हैं जिनके मास कितने हैं, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ये दोनों परपेंडिकुलर जाते हैं। तो तीसरा कौन सा बचा, 1 किलोग्राम वाला, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये ध्यान रखना है। तो अब करना क्या है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, बम इकट्ठा बम रखा था ना, चल थोड़ी रहा था। फाइनल मोमेंटम 3 टुकड़े हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3, 2 टुकड़े परपेंडिकुलर गए ये, इनका मोमेंटम हमें पता है। तो P3 बराबर क्या आएगा, माइनस ऑफ P1 प्लस P2। अब जिनको थोड़ा बहुत ही वेक्टर आता है, ये वेक्टर है P3 बराबर माइनस P1 प्लस P2, तो इसका मतलब P3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, P3 बराबर कितना होगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2
कॉस थीटा। आपको पढ़ाया गया था वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। समझ गए ना? तो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। थीटा कितना है 90, ये तो 0 हो गया, तो अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर जाएगा, वही p3 होगा। तो चलिए अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर करेंगे, p1 p2 दोनों बराबर हैं कि दोनों की मास सेम है, सेम टुकड़े हैं दोनों, तो ये जाएगा p1 अंडर रूट 2। यार p1 p2 दोनों के मास सेम है, ठीक है ना, वेलोसिटी सेम है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम सेम ही होगा। बाद में वैल्यू डाल देना, जो p1 आएगा वही p2 आएगा। तो हमने अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर दोनों को सेम मान लिया, तो अंडर रूट 2p1 स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट 2 अंदर है और p1 बाहर आ गया। अब p1 जगह क्या है, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 5 अंडर रूट 2, ये हो गया ना p1। और p3 क्या होगा m3 b3, m3 कितना 1 और b3, अरे ये m3 है ना, दो टुकड़े 2-2 किलोग्राम के, तो तीसरा टुकड़ा बचा कितने का 1 किलोग्राम, तो मास इनटू वेलोसिटी, p3 की लिए लिख दिया m3। अब आ गया ना b3 बराबर, तो b3 बराबर आ गया 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने स्टार्टिंग में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बताया, उसके एग्जाम्पल बताए, फिर हमने पढ़ा इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इंटीग्रल से इम्पल्स कैसे निकलता है और ग्राफ से इम्पल्स कैसे निकलता है, ठीक है ना। उसमें कोलिजन वाला एग्जाम्पल लिया था और बैट वाला एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक थे, आपको सबको आते हैं, बस छोटी छोटी गलतियां होने के चांस रहते हैं, तो प्लीज़ वो गलतियां ना हो, इसलिए मेरा उद्देश्य था कि आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ा दिया जाए। तो नोट्स बनाए नहीं है तो वापस वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बना लेना। मैंने कहा लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी, नहीं लिखोगे तो यू विल बी द सफरर। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, और आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखते रहिए, वीडियो को समझिए, कॉपी पे नोट्स बनाइए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ लिख करके ज़रूर भेजिए। बहुत जल्दी हम आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें हम असाइनमेंट आपको देंगे। वो असाइनमेंट आपको करने हैं, उनके अलग से सलूशन भी डालूंगा। तो ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप अच्छे से ये चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ बेसिक्स आता ही नहीं तो कोई मतलब नहीं असाइनमेंट का, कोई मतलब नहीं है सलूशन का, तो वो सब कचरे में जाता है। तो अभी भी जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है, पढ़ाई कर लें। 11th बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एज वेल एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई। 11th इज़ द बेस ऑफ द फिजिक्स, और क्वेश्चंस भी 11th से बहुत ज़्यादा आते हैं। 12th में आते आते फिर आप मैच्योर हो जाते हैं, 12th की फिजिक्स थोड़ी सी आसान लगने लगती है, लेकिन तब तक 11th को छोड़ोगे भी 1 साल हो जाता है, और 11th पढ़ा भी है आप ढंग से, कचरा करके तो पढ़ा है, तो फिर यही माथाफोड़ी होती है कि 11th का कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपके पास टाइम है अभी से जाग जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।